नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोटर एक्सीडेंट के केस में, यानी कि जब किसी केस में सड़क दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में कंपनसेशन कैसे मिलता है और क्या क्या उसमें कंसिडरेशन होती है जिनके बेसिस पे कंपनसेशन डिसाइड होता है। तो ये कोई एग्जॉस्टिव वीडियो नहीं है, मतलब ऐसा कोई मैं इसमें स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं दे रहा हूं। हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं, हर केस को डिसाइड करने का अलग होता है, बट वी वुड take a general idea what are the general considerations while giving compensation in a motor accident claim case, right? तो हम एक मोटा मोटा अंदाजा लगाएंगे कि किन किन चीजों को कंसिडर किया जाता है मोटर एक्सीडेंट के केस में क्लेम देते हुए, राइट? तो जब हम किसी केस में क्लेम देते हैं तो आपको पता होगा ये मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर हम इसमें इंश्योरेंस क्लेम फाइल करते हैं, मतलब क्लेम फाइल करते हैं। तो गाड़ी इंश्योर्ड होती है तो गाड़ी की जो जिस गाड़ी से कंपनी इंश्योर्ड होती है वो कंपनी इंश्योरेंस पे करती है टू दी इंजर्ड और दी डिसीज्ड। और अगर वो व्यक्ति ऐसा है जिसकी गाड़ी इंश्योर्ड नहीं है तो उसका ओनर पे करता है, राइट? तो तीन फैक्टर होते हैं दोस्तों इसमें। पहला होता है लॉस ऑफ डिपेंडेंसी, दूसरा होता है लॉस ऑफ कंस्टोरियम, लॉस ऑफ स्टेट एंड फ्यूनरल एक्सपेंसेस, और कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। अब हम इन तीनों फैक्टर्स को थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखेंगे, राइट? तो अगर आपको इस विषय पे ज़्यादा देखना है, ज़्यादा समझना है, तो आप दो तीन जजमेंट पढ़ सकते हैं। एक तो सरला वर्मा वर्सेस डीटीसी और एक अपना प्रणय सेठी वाली जजमेंट है। तो ये दो तीन एक रेशमा कुमारी वाली जजमेंट है। तीन चार जजमेंट हैं, इनको आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ये सारे प्रिंसिपल क्लियर हो जाएंगे, राइट? तो अब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले दोस्तों बात आती है लॉस ऑफ डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब है कि उस व्यक्ति के पीछे कितने लोग रह गए। जैसे कि मान लीजिए कि 4 लोगों की फैमिली है, किसी की रोड एक्सीडेंट में जो सोल ब्रेड अर्नर है उसकी डेथ हो गई, तो वहां पे हम कैसे देखेंगे कि उसको कितना लॉस हो गया। तो इन सब चीजों का कोई देखिए स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला तो है नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई हाउसवाइफ है, किसी हाउसवाइफ का एक्सीडेंट हो जाता है, राइट? तो जैसे अगर कोई सोल ब्रेड अर्नर है, कोई घर का अकेला कमाने वाला है, तो चलो उसको तो हमने इनकम टैक्स रिटर्न से जज कर लिया, लेकिन जो हाउसवाइफ है उसको कैसे जज करेंगे? तो उसको भी हम एक नोशनल एक इनकम उसकी डिसाइड कर कोर्ट एक उसकी नोशनल इनकम निकालेगा कि कि इसका इतना घर में जो रोल है, जो घर में काम करती है हाउसवाइफ, उन सब चीज़ों को एक नोशनल वैल्यू उसकी निकाल लेंगे और फिर उसके बेस पर उसका डिसाइड होगा। तो खास तो हम उस टॉपिक पे नहीं बात कर रहे हैं, तो हमारा बेसिकली कंसिडरेशन तो यही है कि सरला वर्मा के केस में कोर्ट ने ये कहा था कि जब हम ये सब चीज़ें डिसाइड करते हैं, सबसे पहले हमें जो देखनी होती है एज ऑफ डिसीज्ड एट द टाइम ऑफ डेथ, his income at the time of death, and the number of dependent left behind, कितने लोग उसके पीछे रह गए। And to adequately take into account all these factors in calculating loss of dependency, the following methodology should be adopted: actual income of deceased per annum, personal and living expenses of deceased, future prospect, and into multiplier। तो इसको मैं आपको एक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए कि किसी की 1 लाख रुपए एनुअल इनकम है, राइट? 1 लाख, ये 10 हो गया वैसे, आप समझिए कि 1 लाख है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा आसान हो जाएगी। और उसके अगर 4 डिपेंडेंट है तो उसके हम कैलकुलेट, अभी मैं वो टेबल भी दिखाऊंगा जो सरला वर्मा वाले केस में ही आया था, पर्सनल और लिविंग एक्सपेंसेस निकालने का। तो उसमें अगर 4 डिपेंडेंट है तो हम 1/3 समझ लेते हैं कि उसके लिविंग एक्सपेंसेस होंगे। तो अगर वो 1 साल के 1 लाख रुपए कमा रहा है तो उसमें से 1/3 हमने माइनस कर दी, यानी कि 67,000 वो उसकी इनकम रह गई जो उसके पास थी इन हैंड। प्लस कर देंगे हम इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उसकी
देख के कि वो क्या करता था, राइट। और फिर उससे हम मल्टीप्लायर कर देंगे। मल्टीप्लायर होता है एज के हिसाब से मल्टीप्लायर डिसाइड होता है, वो भी आपको दिखा दूंगा। तो मान लीजिए जैसे यहाँ 67,000 इसके पास बचे, तो 65,000 को जैसे मान लीजिए कोई यंग आदमी है 24-25 साल का, तो उसको हम कहेंगे कि उसको जो कंपनसेशन मिलेगा 67,000 को हम अगर 18 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो होता है 12,06,000 रुपए। तो इस व्यक्ति को 12,06,000 रुपए का क्लेम मिलेगा। अब ये कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, बस ये एक मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। इसमें कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आप ऐड कर दीजिए, तो आप मान लीजिए कि 12,06,000 आ रहा है उसकी अपनी एक्चुअल इनकम माइनस पर्सनल एंड लिविंग एक्सपेंस, कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट मिला लीजिए तो 1,00,000 रुपए और मिला लीजिए, तो कोई 12-13 लाख रुपए का उसको क्लेम मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको एक रफली आइडिया दे दिया, राइट। तो मैं इसको एक बार जरा मिटा दूं। राइट, सो द एक्चुअल इनकम is based on income tax if income comes within the tax bracket, and computation of notional income is also done in cases of housewife। जैसे मैंने आपको कहा, तो लता वाधवा का केस भी आपको देखना चाहिए एक बार, क्योंकि हाउसवाइफ भी बहुत सारे काम करती हैं घर में, जैसा मैंने आपको बताया, राइट। तो इसी तरह से हम लॉस ऑफ डिपेंडेंसी का कैलकुलेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ये जो मैं आपको टेबल की बात कर रहा था। अब देखिए कोई मैरिड है तो उसके 2-3 उसके डिपेंडेंट है, तो उसकी हम मानेंगे कि उसके जो ये अमाउंट हम उसकी जो इनकम है जो 1,00,000 है उसमें से डिडक्ट कर लेंगे, एक्सपेंसेस घर में जो खर्चे हो जाते हैं, तो हम यहाँ 1/3 कर लेंगे, राइट। इसी तरह से कोई बैचलर है तो उसके कम होंगे खर्चे। तो ये सब चीजें हम कंसीडर करेंगे। आप ये सब चीजें आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, राइट। और ये जो मैं मल्टीप्लायर की बात कर रहा था, सरला वर्मा के केस में कोर्ट ने ये भी डिसाइड किया था कि जो व्यक्ति है, जैसे अब जो कोई 65 से ऊपर है, तो उसके केस में मल्टीप्लायर कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि उसके मरने के चांस वैसे भी ज्यादा है, राइट। तो और ऐसी अगर कोई यंग आदमी है, कोई 15 से लेके 25 साल तक के एज ग्रुप में है, तो उसका मल्टीप्लायर होगा 18 का। तो यानी अगर आप 67,000 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, तो वो ऑब्वियसली ज्यादा आएगा देन 65 अगर आप 67,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो ये मल्टीप्लायर का रोल होता है। तो जो दूसरी चीज है दोस्तों वो है लॉस ऑफ कंसोर्टोरियम, यानी कि जो साथ रहने का जो नुकसान होता है, जैसे फैमिली बॉन्डिंग होती है, उन सब चीज़ों का जो लॉस होता है, फ्यूनरल एक्सपेंसेस वगैरह जो होते हैं उन सब का जो, तो प्रणय सेठी की जजमेंट में कोर्ट ने ये लेट डाउन किया। इन केस ऑफ डेथ कंपनसेशन वुड बी अवॉर्डेड ओनली अंडर 3 कन्वेंशनल हेड ऑफ लॉस ऑफ स्टेट, लॉस ऑफ कंसोर्टोरियम एंड फ्यूनरल एक्सपेंसेस। These could not be determined on percentage basis. They have to be quantified on reasonable basis, and the Constitution bench held that it loss should be 15,000, 40,000 and 15,000 respectively, and enhanced 10% every 3 years to ensure consistency, right। तो ये हर 10 साल पे हर 3 साल पे 10% बढ़ता रहेगा। तो ये प्रणय सेठी की जजमेंट में आया था। इसी तरह से कंसर्टोरियम वाज ट्रेडिशनली अवॉर्डेड ओनली टू स्पाउस, हाउएवर इन इस जजमेंट में दिस लॉस ऑफ कंसर्टोरियम वाज डिटरमिन्ड टू बी कंपेंडियस इंक्लूडिंग स्पाउसल, पेरेंट एंड फिलल, यानी कि बाकी सबको भी इसमें कंसिडर करा जाएगा, सिर्फ स्पाउस को कंसिडर नहीं किया जाएगा। नोटेड दैट देयर कुड बी नो जस्टिफिकेशन फॉर सेपरेट हेड ऑफ लॉस ऑफ लव and affection from 3 conventional head that Pranay Sethi had recognized, right। तो मतलब अलग अलग नहीं कि भाई पापा का अलग पेन है, मम्मी का अलग पेन है, वाइफ का अलग पेन है, बच्चों का अलग पेन है। तो दिस इज बेसिकली एक ही बार इसको हम कॉम्प्रिहेंसिवली इंक्लूड करेंगे लॉस ऑफ कंसोर्टोरियम में, राइट। और जो तीसरी चीज है दोस्तों वो है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या होती है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो डिसीज्ड है या जो विक्टिम है उसका क्या रोल है।
जैसे कि मान लीजिए आप रॉन्ग साइड पे गाड़ी चला के आ रहे हैं, तो मैंने मान लिया कि ये आदमी गाड़ी तेज चला रहा था, लेकिन आप भी तो रॉन्ग साइड चला रहे थे, तो उस केस में क्या होगा, आपकी भी नेग्लिजेंस है, तो उस केस में आपके कंपनसेशन से पैसे कटेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि अभी हमने जो केस देखा था, उसमें जो हमने शुरू की स्लाइड में देखा था, उसमें जो 12 लाख कंपनसेशन आ रहा था, अब उसमें से कोर्ट इस कंक्लूजन पे आता है कि भाई कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस भी थी, और इस कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के लिए 20% इसका डिडक्शन होना चाहिए। तो इसमें से 2,40,000 रुपए आप डिडक्ट कर दीजिए, तो कोई 9,60,000 रुपए इसमें उस व्यक्ति को मिलेंगे, राइट। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस से बेसिकली डिडक्ट होता है कंपनसेशन, राइट। So where an accident took place, deceased were overtaking another vehicle, the liability of contributory negligence was determined and a deduction of 50% was made from the amount of compensation determined। तो अब आप देखिए कि अगर आपका contributory negligence होता है तो 50% तक भी डिडक्शन हो सकता है, राइट। तो इसका बड़ा रोल होता है। जैसे कोई अगर हेलमेट नहीं लगा रहा या ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें बड़ा रोल प्ले करती हैं। ऑन द अदर हैंड, वेयर एक्सीडेंट अकर्ड विद डिसीज वाइल कैरिंग मोर देन वन पर्सन ऑन द पिलन, इट वाज हेल्ड दैट डिसीज एट मोस्ट बी गिल्टी ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ बट नॉट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। लेकिन अब यही डिसीज जो है, अब मान लीजिए इसने, इन तीनों ने हेलमेट भी नहीं लगा रखा, जो 2-3 व्यक्ति जा रहे हैं और ये रॉन्ग साइड पे भी जा रहे हैं, तो अब आप सोचिए कि इनका नेग्लिजेंस कितना सीरियस हो जाएगा और इनका जो कंपनसेशन जो बनेगा वो कितना कम हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों, ये मैंने एक छोटा सा एफर्ट करा है आपको एक्सीडेंट क्लेम्स में कैसे क्लेम मिलता है, उन सब चीज़ों में क्या फैक्टर्स कंसिडर होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का कंसिडर कीजिए अगर आपको मेरे वीडियोस जनरली पसंद आते हैं तो। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।